नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कौन सा कंपनी है। देखिए, जितने सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर बर्जर पेन के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। देखिए, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो पहले ही मैं आपको बना के दिया हूँ। आज मैं इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए, बर्जर पेंट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेन इंडस्ट्रीज कंपनी है और पेन का जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। पेन का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और देखिए, पेंट सेक्टर में यहाँ पे क्या बताया गया, बर्जर पेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो हायर लेवल में है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया के सेवेंथ लार्जेस्ट मतलब डेकोरेटिव पेन बनाने वाला कंपनी है। और देखा जाए तो कंपनी बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड के भी यहाँ पे एक रैंकिंग कंपनी है। सॉरी, एशिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड के सेवेंथ लार्जेस्ट कंपनी है। तो इतना बड़ा हाई पोटेंशियल लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। और कंपनी के जो टोटल जो डेरिवेटिव्स है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उनमें से डेकोरेटिव जो पेंट है, इस डेकोरेटिव पेंट्स के ऊपर कंपनी 80 टू 85% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है मेरे हिसाब से। और इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो सेगमेंट वाइज आप देखेंगे तो कंपनी बीपीआईएल प्रेजेंट जो प्राइवेट जो मार्केटिंग लीडर है उसको भी प्रोडक्ट बेचते हैं। ऑटोमोटिव मतलब गाड़ियों में जो पेंट लगाए जाते हैं उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और साथ ही साथ कंपनी जनरल इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी पेंट को बेचते हैं। अभी जितने सारे गाड़ी कंपनी है, मतलब जितने सारे ऑटो कंपनीज है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा महिंद्रा है, हीरो मोटोको, रॉयल एनफील्ड मतलब आइशर मोटर, साथ ही साथ फोर्स मोटर, साथ ही साथ टाटा हिटाची कॉरपोरेशन, सॉरी कॉम्पटन, उसके साथ ओरिएंट, साथ ही साथ हैवेल्स। तो इतने बड़े से बड़े प्लेयर इसका कस्टमर है। तो कस्टमर्स देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, कंपनी में दम है, तो इसीलिए इतना बड़ा कस्टमर वो एक्विजिशन करके रखे हैं। इतना बड़ा कस्टमर को वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इंडिया के बाद कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करते हैं रसिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में और भी कुछ अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप के कुछ कंट्रीज में। तो कंपनीज के टोटल 24 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी नेपाल में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना के रखे हैं और एक यूनिट्स है पोलैंड में और रसिया में। तो कुछ जगह पे कंपनी खुद को बिजनेस को बढ़ा के रखा है। अभी कंपनी जो कैपेक्स बढ़ाने का जो अनाउंसमेंट किया था, कंपनी बता रहा है कि 900 करोड़ कंपनी का कैपेक्स को प्रोजेक्ट के हिसाब से वो बढ़ाने वाला है। और कंपनी ऑलरेडी 2022 में 745 करोड़ के आसपास कैपेक्स को वो बढ़ा चुके हैं और उस कैपेक्स को यूज भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो कंपनी का जो टारगेट है 15,000 मैट्रिक टन, और वो भी डेकोरेटिव पेंट का। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कंपनी का जो मेजर जो मतलब फैक्ट्रीज है वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स में हमने आपके साथ इसीलिए डिस्कस किया हो क्योंकि पेन इंडस्ट्रीज में आपको किस बेसिस में फोकस रखना चाहिए वो आपको पता चल गया। अभी मैं एक चीज बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहां पे आपको दिखेगा कि इसमें ग्रोथ कितना हुआ है। देखिए, सितंबर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मैं आपको आज बताऊंगा सितंबर का रिजल्ट कब पब्लिश होने वाला है। तो देखिए, सेल्स का ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। 250 करोड़ से बढ़ के हो चुके 355 करोड़। तो इसका मतलब सेल्स में और प्रॉफिट में अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी की जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और उस हिसाब से कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। तो अभी बोरिंग्स किस लिए बढ़ाया गया वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कर्जा लिया, तो बिजनेस में कुछ कंटिन्यू ग्रोथ करने के लिए कर्जा लिया गया। क्यों कर्जा लिया गया, मैं यहाँ पे आपको और भी डिस्कशन करूँ तो कंपनी का जो टोटल प्रोजेक्ट मिला कितना, 1200 करोड़ के आसपास, 1240 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो इसका मतलब कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ वो 1240 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 800 कितना 860 करोड़ के आसपास।
तो 1240 करोड़ उससे अगर 860 करोड़ में माइनस कर दूं तो देखिएगा कंपनी को करीबन करीबन आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक सौ करीबन करीबन 380 करोड़ पैसा भी अभी भी जरूरत है। तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। तो सारे पॉइंट्स को मतलब मुद्दे पे रखते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी करना चाहते हैं। क्यों जर्नी करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप एशियन पेंट के ऊपर निवेश करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देने का जरूरत पड़ेगा एक शेयर खरीदने के लिए। अगर वही चीज यहाँ पे अगर एशियन पेंट को छोड़कर अगर आप बर्जर पेंट में खरीदारी करना चाहेंगे तो सिर्फ 550 रुपीज में ही बर्जर पेंट को खरीदारी कर सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से भी अच्छा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा है। तो इसीलिए बर्जर पेंट के ऊपर इंस्टीट्यूशन फोकस रखे हैं, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। 10 साल में 23%, एक साल में 17% और एक साल में 12% के आसपास। इसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ उसके बारे में चर्चा करूँ तो बर्जर पेंट के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। शोल्डर, उसके बाद एक सॉरी एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। फाइनली यहाँ पे हैंडल का ब्रेकआउट भी हुआ और इस जगह पे इस ब्रेकआउट के बाद एक्चुअली ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो इसके ऊपर एंटी बना और जो टारगेट बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, 740 रुपीज के आसपास। तो ये देखिए, ये टारगेट मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, ये मेरा खुद का टारगेट है। इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। तो अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। आप इसके ऊपर स्टडी करिए। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे रिस्क लेकर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो देखिए, इस तरीके से जब भी कोई एंटी बनता है तो उसको आपको मार्किंग करना है इसका, आपका हाइट को, और वही लेवल इसका टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे मेरा देखिए जो लेवल शानदार तरीके से जर्नी हुआ था और 50% जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन भी हो गया। कोई बात नहीं, हमेशा मार्केट में आपको अपटेन ही मिलेगा ऐसे होगा नहीं। कभी कभी आपको गिरावट भी दिखेगा, उसके बाद अगर रिकवरी करके टारगेट दिया तो और भी शानदार तरीके से टारगेट दे सकते हैं। बाकी आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए, आईआरएफसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो देखा है तो एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। और आपकी इसके बारे में बात करूँ तो अगर जितने सारे फाइनेंस कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, जितने सारे बैंक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो किसी न किसी बैंक में आपको पैसा जो है वो एनपी आपको दिखेगा। मगर एक ऐसे कंपनी है, ऐसे एक फाइनेंस कंपनी है जिसका एनपीए जीरो है। एनपीए इसका जीरो है, मतलब क्या है, इस कंपनी के अंदर कोई भी एनपी आपको नहीं दिखेगा। इसमें आपको जो करंट जो प्राइस है वो करंट प्राइस कुछ इस तरीके से दिखेगा 72 के आसपास। मगर प्राइस देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि पेनी स्टॉक है, कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मत सोचिएगा। कंपनी ने जो धमाका परफॉर्मेंस किया मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी के इनकम बहुत तगड़ा है। कंपनी के जो आरओई है वो बेस्ट है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा आरओई देखना है। आरओसी अगर कम भी हो तो भी चलेगा, आरओई आपको ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो लगातार यहाँ पे सेल्स का डेटा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी के ऊपर कंट्रोल में रखा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो भी लगातार लगातार बढ़ते चले गए। अभी इस चीज के बारे में बात करूं तो आप एक चीज ध्यान देना कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो लगातार लगातार यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो इस बात को आपको याद रखना है जब कोई कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है और कंपनी का बिजनेस सही में लॉन्ग जर्नी के लिए है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर पहले इसके ऊपर उतना ज्यादा निवेश नहीं करके रखे थे। आज धीरे धीरे करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम किया, क्योंकि डिलीवरी का जो डेटा है वो भी आपको बता रहा है कि कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। क्योंकि इतने दिनों तक जो जर्नी हुआ था वो एक रॉकेट जैसा तेजी देखने को मिला था। क्योंकि गवर्नमेंट में G20 में जब समिट जब G20 समिट हुआ, जो इंडिया से यूरोप तक जो कॉरिडोर बनने वाले थे, जो उसके लिए हर कोई व्यक्ति यही सोच रहे थे कि ये जो रास्ता बनेगा यूरोप जाने तक, वो ट्रेन का ट्रैक बनेगा और ट्रेन के माध्यम से जाएंगे और जिसके लिए फायदा डायरेक्टली इंडिया को मिलेगा और इंडियन रेलवे गवर्नमेंट को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, इंडिया के कोई भी रेलवे गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं है, इस कॉरिडोर के लिए कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो प्लीज इसको गलत तरीके से इन लोगों ने लिया और शायद इसीलिए रॉकेट की तरह शेयर के ऊपर भागना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर अगर आप डेटा देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिला।
क्योंकि डिलीवरी उतना ज़्यादा खास डिलीवरी नहीं है। अगर मैं प्रीवियस डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो पहले अच्छा खासा डिलीवरी हुआ करता था। 30% 34% के आसपास, 39% टू 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला था। तो आज डिलीवरी कम हुआ है सिर्फ एक ही कारण में कि कंपनी के ऊपर जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था वो अभी खत्म हो चुके हैं। अभी इस कंपनी एक स्लाइड मूवमेंट में आपको मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला है। क्योंकि इतना बड़ा लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो रुकेगा। तो फाइनली वो यहाँ पे रुक चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे इस कंपनी इस जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। इस जगह पे कंपनी कुछ टाइम बिताएगा। अगर उस टाइम बिताने के बाद अगर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे तो फिर से एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं तो कोई नया डिसीजन नहीं लिया। जब कोई डिसीजन बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। सबसे पहले वो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक अपडेट आया। वो अपडेट क्या है आप देख सकते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज यूनिवर्स गेम्स पब्लिशिंग यूनिट फॉर इंडिया ग्लोबल डेवलपर, मतलब कंपनी का जो ग्लोबल डेवलपर है उन्होंने एक ऐसे गेम बनाया जो इंडियन कल्चर के साथ और गेमिंग इंडस्ट्रीज को ग्रोथ होने का चांसेस है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज प्लान टू लॉन्च आप 20 गेम्स अक्रॉस मोबाइल। तो मतलब सोचिए मोबाइल्स में, वेब में, वर्चुअल एंड पीसी में। तो देखिए 18 नेक्स्ट 18 मंथ के अंदर अंदर कंपनी ये बता रहा है कि 20 गेम्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो 20 गेम्स यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और वो भी देखिए आप वेब बेसिस में भी खेल सकते हैं, वर्चुअल भी खेल सकते हैं, और पीसी में मतलब आपका कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबाइल्स में, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन बच्चे को, स्कूल कॉलेज के बच्चे को आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। हर टाइम वो गेम में पड़े रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो ऑनलाइन गेम और जो मोबाइल गेम है वो खेलते रहते हैं। तो इसी का फायदा शायद डायरेक्टली इस कंपनी को मिलेगा। और गेमिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ इंडिया में तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। जहाँ पे यूएस, चाइना, यूरोप और जापान इस तरीके से कंट्री बहुत पहले से डेवलप कर चुके हैं। देखिए गेमिंग इंडस्ट्रीज जब ग्रोथ होता है तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनते हैं। जो लोग गेम खेलते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, जो लोग गेम बनाते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, जो लोग गेम बेचते हैं वो भी पैसा कमाते हैं। इसका मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है। और यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ करने के लिए उसका जो फाउंडर है निखिल जी, उन्होंने निखिल कामत जी, उन्होंने खुद कहा। आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी रिसेंटली रेज्ड 510 करोड़ फाइनेंसिंग फ्रॉम द एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड जीरोधा को फाउंडर नितिन कामत। तो नितिन कामत के पास से और एसबीआई म्यूचुअल फंड से 500 करोड़ का 510 करोड़ के आसपास फंडिंग उठाया। तो सोचिए जब कोई बिजनेस के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उस बिजनेस में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए फाइनली ग्रोथ होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है इस कंपनी के ऊपर, मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। आरओसी आरओई में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। कर्जा जीरो है, इनकम हो रहा है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट में कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। सेल्स एक एवरेज लेवल में हो रहा है, उतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए तो कंटिन्यू एक एवरेज लेवल का प्रॉफिट हो रहा है। उतना ज़्यादा हाई भी नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा लो भी नहीं हो रहा है। 16 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़, 9 करोड़, 21 करोड़ इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी डीएस के बारे में चर्चा करूँ तो 16% के आसपास डीएस के पास होल्डिंग देखने को मिला। एफएस के बारे में चर्चा करूँ तो 9 साढ़े 9% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 17% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। और पब्लिक के पास कितना 56% के आसपास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर कहूँ कि कंपनीज के ऊपर जो होल्डिंग है हर किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखे हैं। और आप सभी जानते हैं इस कंपनी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी के अच्छा खासा होल्डिंग है। उनके पास 10% के आसपास होल्डिंग था, वो अभी घट के हो चुके हैं 8.5-9% के आसपास, जो अभी उनके वाइफ के नाम में कन्वर्ट मतलब ट्रांसफर हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली एक डिलीवरी अच्छा खासा उठाया जा रहा है। अगर इसका मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक डेट यहाँ पे आपके साथ में शेयर किया था। कुछ इस तरीके से डेट बना था, कफ विद हैंडल पैटर्न बना था। और फाइनली यहाँ पे कफ विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ, कंफर्मेशन भी हुआ। देखिए ऊपर जाने के बाद इस लेवल को टच करके नीचे आया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक ड्रॉ मैं आपको करके दिया था कि आपको बताया कि इस लेवल को टच करने के बाद वो रिवर्सल हो सकते हैं। क्यों?
क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला था। तो जब जब कुछ इस तरीके से सिचुएशन बने, उस सिचुएशन को आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जब भी कोई रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बने तो उस लेवल से वो रिवर्सल जरूर करेगा। तो फिलहाल के लिए अभी कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से 34% का जो टारगेट है वो कब तक अचीव होगा तो मैं जरूर देखूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। तो जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ धमाका जैसे परफॉर्मेंस हुआ। 270 प्राइस से करीबन करीबन 1500 का प्राइस तक जर्नी किया। तो इतना बड़ा जर्नी होने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। हर 5 शेयर के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिला है। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।